Very good morning, students. Today we will discuss about the properties of the electromagnetic wave. Last time we have discussed इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्सिंग नेचर। लास्ट टॉपिक जो था हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्सिंग नेचर होती है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मेनली कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो वन बाय वन इन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन इज द properties do not require any kind of the medium to propagate. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसी भी मीडियम से प्रोपगेट कर सकती हैं। सपोज करो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इट इज प्रोपगेटिंग। क्लियर है? कुछ इस तरीके से है, ये प्रोपगेट कर रही है किसी फर्दर के अलावा। ठीक है, इस तरीके से कोई वेव जो वो प्रोपगेट कर रही है, बात होगी प्रोपगेशन जो वो वैक्यूम में है। ठीक है, तो इट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम आल्सो एज वेल एज जो मीडियम हमारा जैसे हमारा एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर से उसको पास करवाते हैं, तब ये उतनी ही स्पीड के साथ आगे जो वो मूव करती ही रहेगी। ठीक है, स्पीड देयर इज अ लिटिल बिट चेंज इन द स्पीड बट इट कैन ट्रेवल और पास थ्रू एनी काइंड ऑफ द मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी भी मीडियम से पास कर जाती हैं। दैट्स व्हाई हम क्या होता है कि कहीं पे अगर रूम के अंदर बैठे हैं तो हमारे चारों तरफ के दीवारें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर भी अंदर पहुंच किया, हमें सिग्नल्स मिलता है, हम मोबाइल पे बात करते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द प्रॉपर्टी टू प्रोपगेट एनी काइंड ऑफ द मटेरियल मीडियम। क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम एज वेल एज द मीडियम दोनों में ही ट्रैवल कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी जो आवाज सुनाई देगी, मान लो आप मेरी सराउंडिंग में बैठे हुए तो आपको मेरी जो आवाज सुनाई देगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द मीडियम। वो मीडियम का काम कौन कर रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स कर रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वही वाइब्रेशन एनर्जी की फॉर्म में आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो हमारी साउंड को पीछे एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेट होने के लिए। और मालूम है आपको, मैं अपने आप को लेकर के स्पेस में चले जाते हैं, तो स्पेस में तो एयर है ही नहीं है, तो जहां पे मैं आपकी नजदीक भी बैठा होऊंगा तो मैं जितनी ज्यादा जोर से चिल्लाता रहूंगा तो आप लोगों तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम अवेलेबल नहीं है इस साउंड वेव को कैरी करने के लिए। ठीक है, बट दैट विल नॉट हैपन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चाहे हम यहाँ पे खड़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से। अगर हम स्पेस में चले जाएं तब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू इजीली इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दैट्स व्हाई जो आपके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं तो वो स्पेस में जाते हैं तो आपने देखा कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पे तो एयर है ही नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, क्योंकि उनके सोर्स में ही स्पेशली डिजाइन करके रेडियो डाला होता है। ठीक है, वो रेडियो वेव्स की करेगा, उसको कम्युनिकेट के लिए हेल्प करवाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे, वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट और उसको ट्रांसमिट कर देगा सामने वाला जो पर्सन होगा। इन दैट वे जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सो दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि electromagnetic wave does not require any kind of the material, it can pass through any kind of the material. ठीक है, second property, the speed of the electromagnetic wave, speed जो होती है electromagnetic wave की, that will depends upon that is in the vacuum में जो speed होती है electromagnetic wave की, that is mu naught epsilon naught whole under root। किसके इक्वल होती है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल अंडर रूट। ठीक है, इसके लिए सेपरेटली कार्टिंग है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपने सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है दैट विल डिपेंड्स अपॉन द म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल कम आउट टू बी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड which is the speed of the light। यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस स्पीड से चलती हैं? that will travel with the speed of the light। लाइट की स्पीड से चलती है, जितनी स्पीड से हमारी सनलाइट जो है सन से अर्थ तक अप्रोच करती है उतनी स्पीड के साथ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी चलती है, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट ये स्पीड लिटिल बिट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम द मीडियम। ये स्पीड जो हो वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी जब ये कहां से पास करती है? मीडियम से पास करती है, तो इसको हम लिखेंगे म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट। और ये डिपेंड करेगा कि मीडियम आप कौन सा ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो हम वैक्यूम ले रहे थे, तो वैक्यूम के केस में इसको स्पीड कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बराबर आ गई कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रहेगा। अब जब हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मान लो
किसी मटेरियल से पास करवा रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से मैं वैक्यूम से रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से पास करती जा रही है, ये किससे पास कर रही है, ये मान लेते हैं ग्लास से पास कर रही है, ठीक है। बट काइंड ऑफ मटेरियल जहाँ डेंसर मीडियम है ये, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द लार्जर वन, ठीक है। तो यहाँ इसकी स्पीड जो वो चेंज हो जाएगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की परमेबिलिटी कितनी है, एज वेल एज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम में परमिटिविटी कितनी है, इन दो फैक्टर्स के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। क्लियर हुई बात ये। नेक्स्ट आया था हमारे पास, नेक्स्ट इज द सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द प्रोडक्ट फंक्शन होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर बेरिंग है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस तरह से सस्टेनिंग होती है। अगर मैं इसको सर्कल की फॉर्म में बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चेंज हो रही है तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी फिर से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ तो फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। In that way, that is we can say that these waves are self-sustaining, यानी कि अपने आप चलने वाली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आपने नेक्स्ट पैटर्न को ये क्रिएट करती है, आपने चेंज इन द प्रीवियस वेक्टर, जो आपका पीछे वाला वेक्टर होगा उसमें चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसके अकॉर्डिंग से क्या होगा, आगे बढ़ेगा, चेंज करेगा, सस्टेन करेगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स नेचर। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ट्रांसवर्स नेचर का क्या कंसेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ट्रांसवर्स नेचर होती है। ट्रांसवर्स का मतलब कि जो हमारे पास वेक्टर है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द जेड एक्सिस, ठीक है। और साथ ही साथ में ये प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मानता हूं, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ, तो उसकी प्रोपगेशन किस तरफ हो रही है, अरे एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है। ये तीनों वेक्टर्स के आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और ये इसकी प्रोपगेशंस होगी, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर बोला जाता है इसी को, ठीक है। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा डिपेंड दैट कि जो आपका ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड का मतलब सबसे पहले होता क्या है, ये मानो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है तो ये अपनी मीन पोजीशन में है। मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, मीन पोजीशन का मतलब अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ा है, जैसे मैं यहाँ पे रेस्ट पे खड़ा हूँ तो ये मेरी मीन पोजीशंस है। अगर मैं एक फुट इस तरफ चला जाता हूँ तो ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी, फिर से वापस आया मीन पोजीशन, इस तरफ गया फिर से एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो इसी वे में हम क्या करते हैं, मीन पोजीशन से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हम कितनी एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है। मान लो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ये क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। उसी तरह से जब चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है इसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है ये, ठीक है। जितनी ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, एंड दैट विल डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उस चार्ज पार्टिकल को कितना ज्यादा एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएंगे उसकी मीन पोजीशन से उसको जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे वो एम्पलीट्यूड उसको उतना ही डिपेंड करेगा। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी दैट इज E नॉट, इसके ऊपर डिपेंड करेगी E नॉट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है, ठीक है। उसी तरह से B नॉट, मेरा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा, एक मिनट रुकिएगा, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, सोर्स। सोर्स के बारे में हमने देखा
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका बेसिक सोर्स क्या होता है, जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो में स्टडी किया हुआ था कि जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ करेगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है कन्फर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। बट जब चार्ज पार्टिकल आपका ऑसिलेट करेगा तो वो ऑसिलेशन के थ्रू जो मॉलिक्यूल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वो जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई बॉडी स्टॉप है तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं लाइट को। इन द सेम मैनर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसी चीज से टकरा करके वो वापस आ सकती है, उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। उसी तरह से रिफ्रैक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड का मतलब एक मीडियम से एंटर किया फिर ये थोड़ा सा बेंड हो गया, फिर दूसरे मीडियम से एंटर किया फिर ये बेंड हो गया। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। हम लोग इसके बारे में पढ़ बैठे ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से रिफ्रैक्टेड। उसी तरह से डायफ्रैक्टेड, डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग करना, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे 6th यूनिट में आएगा, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस का कांसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं। इंटरफेरेंस का मतलब जब दो डिफरेंट वेव्स को सुपरइम्पोज किया जाता है, दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। एक नई तरह की एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, हम उसको किसी एक यूनिडायरेक्शन की तरफ पोलराइज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है व्हिच रेडिएट द एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करता है, लेकिन मैं एक पोलराइजर यूज करके उस एनर्जी वेक्टर्स की डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि चाहिए मुझे सिर्फ इसी डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेशन चाहिए, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये हम यूजुअली इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे, यूनिट नंबर 6 में, ठीक है। मैं क्या हम पोलराइजर कहां पे यूज करते हैं, सनग्लासेस में। हम देखते हैं सनग्लासेस में यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस भी होते हैं, तो वो एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं, हम पोलराइजर का यूज करते हैं, ठीक है। पोलराइजर का यूज करके हम इसकी वेक्टर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ उसको वाइब्रेट करने के लिए, ठीक है। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। नेक्स्ट आता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, ठीक है। सुपरपोजिशन क्या होता है, अगर मैं एक वेव को इस तरीके से सुपरइम्पोज करता हूं किसके, किसी दूसरी वेव के डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को सुपरइम्पोज कर रहा हूं सेम फेस में है तो दैट विल प्रोड्यूसेस द वेव ऑफ द हायर एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द फेनोमेनन सुपरपोजिशन। इन द सेम मैटर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साथ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है नॉट डिफ्लेक्टेड। अब ये वेव जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती है। किस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, मान लो मैं यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास करवा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक वेक्टर्स लगा दिए, यानी कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक्चुअली ये ना तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी ना तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट वे में पाथ को फॉलो करेगी। इससे ये नहीं होता कि जैसे चार्ज पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर चाहे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जिससे नॉर्थ और साउथ को से रिप्लेस कर देते हैं, तब भी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तब भी ये स्ट्रेट लाइन से ही फॉलो करेगी इसको, ठीक है। तो दैट मींस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।